नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई है। सीबीआई की कस्टडी में अनिल देशमुख को भेज दिया गया है। हालांकि अनिल देशमुख ने सीबीआई की कस्टडी का जमकर विरोध किया। तबियत खराब का भी बहाना बनाया गया, लेकिन वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। और अब ताजा अपडेट ये आ रही है कि अनिल देशमुख का केस अब सीबीआई देखेगी। पर इसी बीच एक और ताजा अपडेट आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच मुलाकात की खबरें सामने आ रही है। और इसी बड़ी खबर के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक तरफ खबरें आई कि शरद पवार और पीएम मोदी की मुलाकात, तो वहीं दूसरी तरफ अनिल देशमुख का केस सीबीआई के हाथों। देखिए, ये जो उगाही वसूली का जो कांड हुआ उसमें ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और ये अनिल देशमुख क्यों बहानेबाजी कर रहे हैं, कोर्ट में क्या हुआ, इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन आज 20 मिनट के लिए पार्लियामेंट के अंदर, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर भी प्रधानमंत्री का एक ऑफिस है, वहाँ शरद पवार प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं। अचानक से ये मुलाकात क्यों हुई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आज 2-3 खबरें महाराष्ट्र से आ रही हैं। महाराष्ट्र की जो अघाड़ी सरकार है उसकी एक पार्टी है जो उसके गठबंधन से वो अलग हो गई है। उधर कांग्रेस पार्टी अपना अलग, सोनिया गांधी के पास 26 विधायकों की चिट्ठी पहुंची हुई है, वो अघाड़ी से बाहर आना चाह रहे हैं। ऊपर से ईडी की कार्रवाई चल रही है। शिवसेना के संजय राउत के 9 फ्लैट्स को जो है जब्त कर लिया गया है। मतलब चारों तरफ से ये अघाड़ी सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। और ऐसे में शरद पवार जाते हैं मिलने किससे, प्रधानमंत्री से। अब शरद पवार ये राजनीति में इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना, स्ट्रेटजी बनाना और कहाँ किस हिसाब से सौदेबाजी करना, उसमें इनकी महारत है। शरद पवार की राजनीति को अगर एक शब्द में अगर कहा जाए कि अब तक उनकी राजनीति किस चीज़ को लेकर के रही है, तो वो सौदेबाजी के मास्टर हैं। लेकिन सौदेबाज तो प्रधानमंत्री मोदी भी कम नहीं हैं। उनसे सौदेबाजी करना बड़ा मुश्किल का काम है। 20 मिनट तक मीटिंग चली, लेकिन मीटिंग का कंटेंट क्या है ये किसी को बताया नहीं गया। इसलिए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई होंगी। अब अनिल देशमुख का सीबीआई के पास आने का मतलब है कि सीबीआई अब नए ढंग से उससे पूछताछ करेगी। पूछताछ से अनिल देशमुख को बड़ा डर लगता है। इतना डर लगता है कि जब ईडी पूछताछ करने के लिए इन्हें बुला रही थी 5 महीने तक, कभी हाई कोर्ट, कभी लोअर कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी बीमारी का बहाना, कभी किसी चीज़ और का बहाना, ये बहानेबाजी करते रहे। समन पे समन, 5 समन भेजे गए। लेकिन इनको लगा कि वो गृह मंत्री हैं, वो सेंट्रल एजेंसियों को बाकायदा चकमा दे सकते हैं। और अगर कोई दूसरी सरकार होती, शरद पवार इतने बड़े सौदेबाज, तो अपने उस गृह मंत्री को बचा के निकाल लिए होते। लेकिन केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, इनके साथ इनकी उस तरह की बातचीत नहीं हो पा रही। अब सवाल ये उठ रहा है कि अनिल देशमुख क्यों भाग रहे हैं। अनिल देशमुख के खिलाफ जिसको कह सकते हैं कि सबूतों का अंबार है ईडी के पास और सीबीआई के पास। अब ये उगाही का जो काम हो रहा है, उगाही के काम में जिन लोगों ने पैसे दिए, जिन लोगों ने पैसे लिए, सचिन वाजे तो कबूल कर चुका है। मजिस्ट्रेट के सामने वो बता चुका है, 164 के तहत उसने ये बयान दिया है कि हमें अनिल देशमुख के कहने पे, हम उनके पीएस के कहने के ऊपर हमें 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया था, हमें लिस्ट थमाई गई थी कि किस तरह से उगाही करना है। अब जब ये सारी चीज़ें होंगी तो क्वेश्चन आंसर तो किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। तो जैसे ही मालूम चला कि सीबीआई कस्टडी लेने वाली है, इन्होंने बहाना किया कि भाई मुझे कंधे में दर्द हो रहा है। अब अचानक से कंधे में दर्द हो गया, बताया ये गया कोर्ट के अंदर, तो वो बाथरूम में गिर गए, उनको हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टर भी कंफ्यूज है कि उनको तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो बीमारी का बहाना बना रहे थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि
उनके पास लीगल ऑप्शंस होंगे, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि इस कस्टडी को ख़त्म किया जाए। लेकिन जो फैक्चुअल मैटर है, जो केस के हिसाब से अगर आप देखें तो सीबीआई इनको अपने साथ लेकर के जाएगी और वहाँ पूछताछ होगी, कई सारी और भी नई चीज़ें, नए सबूत भी निकलेंगे, क्योंकि सीबीआई अगर पूछताछ के लिए ली जा रही है तो उन्होंने अपना भी होमवर्क पहले से कर लिया होगा। इस बीच सवाल तो अब महाराष्ट्र सरकार के अस्पतालों को लेकर भी उठने लगा है, क्योंकि पहले 2 दिन पहले ये खबर आई कि उनका कंधा डिसलोकेट हो गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, ऑपरेशन की खबरें सामने आई। लेकिन एक तरफ सीबीआई का डंडा चला तो वो कल रात को अचानक हॉस्पिटल से बाहर कैसे आए? ठीक हो गए, वो ठीक हो गए। इसका मतलब ये है कि अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। शरद पवार प्रधानमंत्री से शायद इसी चीज़ को लेकर के बात करने गए होंगे कि बहुत हो गया, अब थोड़ा सा एक्शन में थोड़ा सा ढिलाई चाहिए। उनसे क्या बातचीत हुई होगी। और सबसे मज़ेदार बात यह भी है कि कल संजय राउत की 9 फ्लैट्स और घरों को जब्त कर लिया गया और अभी बहुत सारे विधायक जो हैं वो दिल्ली आए हुए हैं। दिल्ली में शरद पवार के घर एक डिनर पार्टी थी, सारे लोग थे। जो बताया गया संजय राउत की तरफ से कि अघाड़ी सरकार के सारे विधायक और उसके मतलब कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना के सांसद उसमें आमंत्रित हैं। अब वहाँ पहुँच गए गडकरी साहब। अब गडकरी के आने का तो ऐसे तो वो पार्टी में घुस नहीं गए होंगे, गेट क्रैश करके तो गए नहीं होंगे, उनको बुलाया गया होगा। किसने बुलाया? वहाँ शरद पवार से उनकी क्या बातचीत हुई? तो कहने का मतलब ये है कि एक चर्निंग चल रहा है और ये चर्निंग एक आदमी को पसंद नहीं आ रही होगी और वो हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे लगातार ये खबर आ रही है कि एनसीपी के साथ उनकी दूरियां बढ़ रही हैं। अभी हाल में खबर आई थी कि जो गृह मंत्री भी हैं, गृह मंत्री पाटिल साहब को बुला करके दोनों में बहस हुआ और ये आरोप शिवसेना की तरफ से एनसीपी को ऊपर लगाया जा रहा है कि आप बीजेपी के खिलाफ कमज़ोर पड़ रहे हैं, आपका जो स्टैंड है बड़ा सॉफ्ट है, शिवसेना अकेले बीजेपी से लड़ रही है, एनसीपी वाले इसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और इसलिए गृह मंत्रालय हमें दे देना चाहिए, मतलब शिवसेना गृह मंत्रालय लेना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें, ये डेवलपमेंट ये बता रहा है कि अगर कोई डील हुई है, गिव एंड टेक हुआ है बीजेपी और एनसीपी के बीच, तो ये अघाड़ी सरकार के लिए खतरे की घंटी है, ये उद्धव ठाकरे के लिए खतरे की घंटी है। वो तमाम केसेस जो चल रहे हैं उसके प्रेशर में एनसीपी वो क्रम्बल कर गई है। राजनीति का खेल यही होता है, जब आप लड़ते हैं तो पहला पलक कौन झपकता है वही हारता है। तो इसका मतलब ये है कि शरद पवार जो पिछले कुछ दिनों से कभी सोनिया गांधी को रिप्लेस करने की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं कि भाई बीजेपी के खिलाफ जितने भी गठबंधन बनेगा उसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा, एनसीपी इसका हिस्सा नहीं होगी, तो ये दरअसल मुझे लग रहा है कि शरद पवार जो सरकारी एजेंसियां जो काम कर रही हैं, जो एक्शन ले रही हैं, उससे बौखला करके हार मानकर वो प्रधानमंत्री के पास गए। इसकी डिटेलिंग्स जब सामने आएंगी आगे 2-4 दिन के बाद, जब गतिविधियां महाराष्ट्र में शुरू होंगी, तब आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की मीटिंग का क्या निष्कर्ष है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे और है, सीबीआई की कस्टडी के बाद अनिल देशमुख की परेशानी कितनी ज़्यादा बढ़ेगी? क्योंकि सीबीआई ने एक बयान दिया है कि प्रथम दृश्य में ये समझ में आ रहा है ये पूरा मामला 400 करोड़ तक का है और कुछ ऐसी भी बातें हैं, कुछ ऐसे सबूत हैं जिसे कोर्ट में डिस्कस नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए, सीबीआई ये कह रही है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सबूत हैं जो इस स्टेज पे हम कोर्ट में नहीं बता सकते। इसका मतलब ये मामला बड़ा गंभीर है। 400 करोड़ कम रकम नहीं होता, वो भी घूसखोरी का, उगाही का। किन से? रेस्टोरेंट वालों से, बार वालों से आप ले रहे हो। अब एक बीच में 135 घंटे की रिकॉर्डिंग आई है, वो रिकॉर्डिंग जो देवेंद्र फडणवीस ने बताई कि किस तरीके से सरकारी वकील के ऑफिस के अंदर ये बातें चल रही है
और ये बात सरकारी वकील स्वयं कह रहा है कि अनिल देशमुख वो तो हमारे इशारे पे सारे डिसीजंस लेता था और वो 400 करोड़ का आदमी बन गया। उसने बहुत पैसे कमाए, बहुत सारे जो है उसने माल उन्होंने बनाया, उसकी अच्छी किस्मत थी। मतलब ये कि ये बात जो सीबीआई कह रही है, महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सर्किल में सबको मालूम है कि किस तरीके से अनिल देशमुख वहाँ पे उगाही का धंधे में जुटे हुए थे, किस तरह से अघाड़ी सरकार, पुलिस और सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल पैसे बनाने में, लूट मचाने में, उगाही करने में वो व्यस्त थे। और इसलिए सीबीआई, जैसा मैंने कहा कि सीबीआई ऐसे किसी आदमी को नहीं उठाती पूछताछ के लिए, उसके पीछे पूरा ग्राउंड वर्क होगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि अनिल देशमुख की स्थिति बहुत ही ख़राब हो रही है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि ये 400 करोड़ रुपए अनिल देशमुख तो अकेला नहीं खाया होगा, अनिल देशमुख ने कहीं और भी पहुंचाया होगा। तो वो लोग कौन हैं? क्या सीबीआई उससे ये बात उगलवाएगी? क्या और भी बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम, और बड़े बड़े खिलाड़ी बहुत ही कम हाथ पे आप गिन सकते हैं जो अनिल देशमुख के ऊपर हों, महाराष्ट्र के गृह मंत्री के ओहदे से ऊपर महाराष्ट्र में कुल 4-5 लोग हैं। क्या उसका नाम अनिल देशमुख लेगा? क्या यही हड़बड़ाहट थी? इस वजह से शरद पवार सीधे सीधे मोदी साहब के दफ्तर में नतमस्तक होने पहुंच गए। ये सारी चीज़ें डॉट्स कनेक्ट हो रही हैं। अघाड़ी सरकार के लिए आगे आने वाले दिन बहुत ही मुश्किल भरे होने वाले हैं। शुक्रिया अपडेट के लिए। तो 100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, सीबीआई की कस्टडी में है अब अनिल देशमुख। पूछताछ सीबीआई करेगी, पर सीबीआई की कस्टडी का लगातार अनिल देशमुख विरोध कर रहे हैं। वो सीबीआई के सवालों से बचना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं ये मामला अब जब सीबीआई के हाथों जाएगा, सीबीआई पूछताछ करेगी, तो इसमें कई बड़े खुलासे और हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार और पीएम मोदी की भी मुलाकात हुई है, जिसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।